कक्षा 12 के स्टूडेंट अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, वो भी आंसर के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आंसर के साथ बताएंगे यार। गारंटी है यही क्वेश्चन आपको मिलेगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। मेरे भाई वीडियो के यार अंत तक देखना, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ कोलराउस का नियम, जैसा कि ये बार बार पूछा गया मेरे भाई, हाथ जोड़ के नहीं बता, लगातार पूछा गया यार, बार बार मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक, राउल्ट का नियम और इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्या है, ब्राउनी गति किसे कहते हैं, टॉप 10 का क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्या है, हाइडी-सोल्जे का नियम किसे कहते हैं। अगर मान लिया आपके टॉपिक में कटा हुआ है आप यहाँ से, तो दोनों को नहीं याद करना, लेकिन मेरे हिसाब से आप याद कर लेना यार, आसान है। अभी आंसर के साथ बताएंगे, देखो तो वीडियो, है ना। पांचवा नंबर क्या है, मोलरता, है ना, फिर मोलरता, फिर मोल अंश। भाई 3 क्वेश्चन हो गया ना। मोलरता किसे कहते हैं, आंसर के साथ बताएंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोलरता किसे कहते हैं, आंसर के साथ। मोल अंश किसे कहते हैं, आंसर के साथ। पूरा स्क्रिप्ट बताएंगे, हर एक चीज को पूरा ध्यान से देखना। आए हो नए ना तो सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कर देना, कुछ कमेंट कर देना, प्यारा सा सुनहरा सा लिख देना, ठीक है भाई। और छठा नंबर क्या है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी क्लोराइड किसे कहते हैं। ये भी टॉप 10 क्वेश्चन है, चिंता ना करो, आंसर के साथ मिलेगा। ठीक, सातवां नंबर क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ये भी आंसर के साथ। देखिए आपको क्वेश्चन तो बता देंगे यूट्यूब पर, लेकिन आंसर जल्दी आपको कोई नहीं बताता है। लेकिन मैं आपको इतना मेहनत करके दोस्तों आपको आंसर भी बताता हूँ। इसके लिए आपको एक लाइक और सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, मतलब 3000 सब्सक्राइबर को पूरा करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे भाई, कुछ तो करवाओ, ठीक, सपोर्ट करो यार। आठवां नंबर क्या है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे आज 10 भाई, 8 ये है और 9 10 के 10 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं समझ लो, 4 टॉपिक समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं हर एक को एक एक के साथ, मतलब आंसर के साथ। तो बात करता हूं दोस्तों पहला नंबर, जिसका नाम है कोलराउस का नियम। हम बात करते हैं पहले नंबर का लिखा है, पहले नंबर ये लिखा है कोलराउस का नियम। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर में आता है, कई बार पूछा जा चुका है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है यार। तो कैसे याद करना है आपको, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन, मैंने क्या बोला, धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, उन्हें हम कोलराउस का नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसे ही लिख देना है, जहां n प्लस क्या है, धनायनों की संख्या, n माइनस क्या है, ऋणायनों की संख्या। अनुप्रयोग जब लिखोगे तभी आपका 5 नंबर क्लियर होगा, 5 नंबर आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यह लिए ध्यान के रखना आपको, अनुप्रयोग वही याद करना जो आसान हो। तो पहला नंबर अनुप्रयोग क्या है, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता। दूसरा नंबर क्या है, दुर्बल विद्युत अपघटों के वियोजन की मात्रा की गणना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ कोई साइकोलॉजी नहीं लगाना, बस इतना ही करना है, आसान है, आपको याद होना चाहिए, इसीलिए आपको तैयार कर लेना है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। अब मैं पहले बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए, अपने कमेंट के अनुसार वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहा है। तो मेरे भाई करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट। हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर ये लिखा है राउल्ट का नियम। जैसे दोस्तों जिस प्रकार से फिजिक्स में गॉस का नियम, कूलॉम का नियम, एम्पियर का नियम, किरचॉफ का नियम इंपॉर्टेंट है ना, उसी प्रकार से राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। मैंने फिजिक्स की बता दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो क्या लिखा है, राउल्ट का नियम। जैसा कि मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुम तो भी नए नए आए हो, अभी तो जुलाई अगस्त हुआ है ना, उनसे पूछो जो बच्चे पेपर देके जा चुके हैं, मतलब पास हो चुके हैं, उनसे एक बार पूछ लेना कि कितना इंपॉर्टेंट है, वो बताएंगे सच्चाई। तो मेरे भाई राउल्ट के नियम, जैसा कि ये लगातार कई बार पूछा जा चुका है, इनका एक डिमांड बन चुका है। कहते हैं कि जो बार बार आता है उनका एक नाम दे दिया जाता है कि भैया उनके नाम परिचित कर दिया था। जैसे आपके कोई गांव में नाम कोई परिचित कर दिया, तुम किसी के नाम परिचित कर दो, किसी ऐसा काम कर दे, तो ये कहने मतलब है कि ये परिचित हो चुके हैं। ठीक, कहना ये है मेरे भाई कि राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद करना है, किसी निश्चित ताप पर द्रव में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। अब मोल प्रभाज क्या है, तो वही मोलांश अभी बता रहे हैं उसको भी, है ना। इसे हम मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। P बराबर P नॉट AXA प्लस P नॉट BXB, आपको एक ऐसा सूत्र कर देना है, फिर तभी नंबर मिलेगा जब आप पूरा लिखते हो। ये सब चीजें में जब नंबर तभी मिलता है जब पूरा लिखते हो। कहने तरफ क्या है, नियम है, नियम का एक नियम होता है कि जब आप पूरा लिखते हो तब नंबर मिलता है। तो लिखना क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं। नंबर 1, वही सीमाएं याद करो जो आसान हो ना।
फर्जी क्यों बात कर रहे हो, तो दो ही सीमाएं लिखो कोई। पर क्या है कि यह नियम केवल अति तनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या है, एनटीपी पर दोनों घटक आवासशील होना चाहिए। एनटीपी मतलब कहता है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, बोलते हैं सामान्य ताप दाब। कहने मतलब ये है कि नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर बस, पर दोनों घटक आवासशील होना चाहिए। राउल्ट के नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार करना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब रही बात क्या है, स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है मेरे भाई। तीसरा नंबर ये लिखा है ब्राउनीगत। जैसा कि ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका मन करे तो याद करो या नहीं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 2025 में, लेकिन मैंने लिख दिया है कि हो सकता है 2021 में आया था और 23 में आया था, 24 में नहीं आया था। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, पूछ सकते हो मेरे भाइयों बहनों से, 24 में नहीं आया था, 25 में भी नहीं आएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, सचेत कर दे रहा हूँ कि याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। खुदा ना खास्ता टपक पड़े या आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आ जाए कहीं ना कहीं तो मिल सकता है, ये बात होता है ना। तो ब्राउनीगत कैसे करना है, बहुत आसान है यार, है ना। कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम में तीव्र तथा निरंतर टेढ़ी बेढ़ी गति होना ब्राउनीगत कहलाता है। ब्राउनीगत गति कहलाता है। इतना ही याद करो, मन चाहे पूरा याद कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से है, अब आपका मन करे तो याद करो नहीं, ठीक। इसे जिग जैग, अब से कोई बोलेगा जिग जैग गति कैसे कहते हैं, तो इसी को ही बोलते हैं जिग जैग, ठीक। तो चाहे जिग जैग बोलो चाहे ब्राउनीगत करो, बात एक ही है, ठीक। अब उसके आगे क्या लिखना है, ये ब्राउनीगत कोलाइडी कणों के आकार और साम्यता पर निर्भर करती है। कोलाइडी कणों का आकार जितना छोटा होगा, साम्यता जितनी कम होगी, ब्राउनियन गति उतनी ही तीव्र होगी, है ना। क्या लिखा है, कोलाइडी कणों का आकार जितना छोटा और साम्यता जितनी कम होगी, ब्राउनियन गति उतनी ही तीव्र होगी। मेरे भाई यह कोलाइडी की प्रकृति पर निर्भर करती है, उसका कैसा प्रकृति हो, ठीक। कहने मतलब जिग जैग गति, जैसे कि आर्मी वगैरह में है ना टेस्ट होता है तो वहां पर ये सब पूछा जाता है कि ब्राउनिंग गति कैसे कहते हैं। जैसे कि ब्राउनिंग गति मतलब ये हुआ कि जैसे गड्ढा से गुजरना पड़ेगा, उसे बोलते हैं जिग जैग गति। मतलब ये तिरछी मिर्ची रेखाएं, तिरछी मिर्ची लाइन, है ना। तो मैं कहना समझ गया, इंपॉर्टेंट तो ही है। मान लिया अगर आप इंटरव्यू नहीं याद करते तो भाई आगे जब परीक्षा कोई यूपीएससी निकालना चाहोगे या कहीं कोई भी बड़े लेवल का, आप छोटा मोटा कोई भी लेवल अगर आप इंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहोगे तो ब्राउनीगत मिलेगा। ये मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ यार ब्राउनीगत। तो इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है, अच्छे से याद कर लेना है, मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, आज आ सकता है। तो बाकी कोई दिक्कत हो ना इस पर, इस टॉपिक पर, तो कमेंट कर सकते हो। आपका तो अपना भाई है ही है। बाकी करना क्या है, स्क्रीनशॉट, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और शेयर वगैरह कर दो यार, है ना। ये अच्छा लगेगा आपको, है ना, करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरे भाई स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर ये लिखा है हार्डी-सुलजे के नियम। जैसे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है हार्डी-सुलजे के नियम। तो आंसर कितना सटीक है आपको ये ध्यान देना है। क्या लिखा है, किसी प्रभावी आयन की संयोजकता जितना ज्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होगी, है ना। मैंने क्या बोला, किसी प्रभावी आयन की संयोजकता जितना ज्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होगी। नंबर एक क्या है, धनावेशित विलयन की उपस्थिति में ऋणायन की स्कंदन क्षमता का क्रम। मैंने क्या बोला, ऋणायन स्कंदन क्षमता का क्रम। फिर आपको लिखना है एफिशिएंसी की पावर 4 माइनस, है ना, से आपका क्या PO3 घात -4, है ना, SO डबल ऋणायन 4 Cl माइनस, है ना, नेगेटिव। अब ये क्या आपका फेरस साइनाइड है, ये फास्फेट है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड तो है नहीं कि आपको अच्छे समझा जाए। अब इतने में आपको करना क्या है, नोट करके करना क्या, आपको इतना नोट करके आपको लिख लेना है। 3 से 4 बार आपको याद करना है, गारंटी है आपको याद हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पर धनावेशित विलयन हो गया, यहाँ पर क्या है, ऋणावेशित विलयन की उपस्थिति में धनायन की स्कंदन क्षमता, ठीक। क्या लिखा है, Al के घात 3 पॉजिटिव से Ba डबल पॉजिटिव Na पॉजिटिव, ठीक। नहीं करना, वैसे आपको 3 से 4 बार आपको याद कर लेना है। और मैंने क्या बोला, आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट और नोट जरूर कर लेना, ठीक। तो स्क्रीनशॉट, ठीक। तो अब हम बात करते हैं पांचवा नंबर क्या है भाई। पांचवा नंबर लिखा है मोलरता। जैसे दोस्तों ये बात पक्की कि इस बार भी पूछा जाएगा। सबसे खास बात क्या है कि इस पर सवाल आता है, सवाल तभी लगेगा मोलरता पर जब आपको सूत्र आएगा। तो मेरे भाई इसीलिए इसको याद कर लेते हैं। तो क्या लिखा है मेरे भाई, मोलरता क्वेश्चन और मोलरता ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न है, हर बार आते हैं। देखिए कितना आसान है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बस मैंने क्या बोला, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सूत्र क्या है, m बराबर, m मतलब वही मोलरता, m बराबर विलय का भार बटे विलायक का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन का हो चाहे विलय का भार का हो, है ना। मेरे भाई गारंटी के साथ है, इस बार क्या हर बार पूछा जाता है मोलरता या मोलरता। मान लिया मोलरता मोलंस नहीं आता है तो इसके सूत्र पर सवाल आएगा। तो बात एक ही हो ना, जब आप याद रहेगा तभी तो सूत्र याद रहेगा,
जब मोलरता आप याद रखे रहोगे तभी सूत्र याद रहेगा, जब सूत्र याद रहेगा तभी सवाल लगेगा। अगर आप सूत्र नहीं याद करते हो या मोलरता नहीं याद करते हो तो मेरे आप सूत्र नहीं याद रखते हो, सवाल मोलरता पर बिल्कुल नहीं लगेगा। ये बात तय है, केमिस्ट्री है, मजाक नहीं है। ठीक, 6वां नंबर क्या है? मोलरता है। देखिए ये मोलरता है, ये मोलरता है। बच्चे भटक जाते हैं लेकिन आपको ध्यान से देखना है। मेरे भाई क्या लिखा है? 1 लीटर विलायक में उपस्थित, यहाँ क्या है? विलेन, यहाँ क्या है? विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक, सूत्र क्या है? मोलरता m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे 1000 बटे विलायक का अणु भार, है ना। तो इतना ही करना है, कुछ इसमें साइकोलॉजी नहीं लगाना है, बहुत आसान है। 1 या 2 ही बार अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो याद हो जाएगा। या इसी वीडियो को 2-3 बार देखो, गारंटी है याद हो जाएगा। और मैंने बार बार बोला है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक तुरंत कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर दो। तो मेरे भाई करना क्या है? मोलरता बता दिया, अभी मोल अंश बाकी है। तो उससे पहले आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर क्या है? 7वां नंबर ये लिखा है मोल अंश। जैसे दोस्तों मोल अंश भी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन डिफिनेशन परिभाषा आता है 3 नंबर या 4 नंबर में। तो भाई कैसे आपको याद करना है? किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, मैंने क्या बोला? अनुपात को, ठीक, मतलब बटे को, अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, XA + XB बराबर 1। ये क्या है? विलायक है मेरे भाई। ठीक, ये आपका क्या है? विलायक है। ठीक, ये आपका क्या है? विलेय है ना। तो विलेय किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे हम x से प्रदर्शित करते हैं, XA + XB बराबर 1। मेरे भाई यहाँ से आप 3 नंबर पक्का कर सकते हो या 2.5 नंबर आपको पक्का कर सकते हो। तो करना क्या है? इसको याद जरूर कर लेना है ना। तो करना क्या है? स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर क्या है? 8वां नंबर ये लिखा है कि द्रव स्नेही कोलाइड। जैसे दोस्तों ये द्रव स्नेही द्रव विरोधी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब आपको याद कैसे करना है? आसान तरीके के साथ। ये क्या लिखा है? वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर, मैंने क्या बोला? वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित हो जाता है, कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलेन बनाते हैं। तुरंत विभाजित होकर कोलाइडी विलेन बनाते हैं या बनाते हो, इसे हम द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है, कहते हैं। बस इतना करना है, कोई इसमें ज्यादा के फर्जी दिमाग लगाना। आसान है यार, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का है परिवार। तो आता कैसे क्वेश्चन कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड का, है ना, उदाहरण सहित आपको लिखिए, परिभाषा लिखिए, ऐसा आ जाएगा। तो आप निहारते रह जाओगे, इसलिए 5 नंबर का आता है। तो मेरे भाई आपको करना क्या है? तैयार कर लेना है। मैंने क्या बोला? आपको अच्छे से तैयार करना है, जैसा लिखा है ऐसे ही आपको। ठीक, अब रही बात क्या है? मैंने क्या बोला? पूरा चीज लिखना। उदाहरण भी आपको देना होगा। उदाहरण क्या लिखना है? कि जिलेटिन कामा स्टार्च कामा गोंद जो गोंदा चपकाते हो, कामा प्रोटीन जो प्रोटीन मिलते हैं आदि, यही को बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। कंप्लीट। अब बात करते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, वही का है ना। क्वेश्चन में क्या बनेगा? द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड का परिभाषा लिखिए तथा 2 उदाहरण लिखिए। तो मेरे भाई मैंने यहाँ 3-4 उदाहरण लिख दिया, लेकिन लिखना होगा 2 ही उदाहरण, जैसे जिलेटिन स्टार्च। तो मैं कैसे समझ गया यार? अब बात करते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, ये वही बात है। कोलाइड कैसे याद करना है? तो क्या लिखा? कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलेन नहीं बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ऐसे ही आपको लिखना है। वही कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलेन नहीं बनाते हैं, इसे हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, कहलाता है। मैंने क्या बोला? इसे हम द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है, कहते हैं, ऐसे समझ सकते हो। चाहे कहते लिखो चाहे कहलाता, लेकिन बात एक ही है यार, जो अच्छा लगे। उदाहरण में आपको लिखना है, 2 उदाहरण ही लिखना है, ज्यादा नहीं। पहला उदाहरण क्या है? धातु सल्फाइड AS2S3। ठीक, दूसरा नंबर क्या है? धात्विक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। ऐसे आपको ब्रेक लगा के कर देना है, ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है मेहनत। ऐसा ही आपको नोट करना है अपने नोट्स के अंदर। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, गारंटी के साथ कहता हूँ इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई इसको आपको नोट करके अच्छे से लिख लेना है। और कहना क्या है कि इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इंपॉर्टेंट है, मेरा कहना ये है बस। तो स्क्रीनशॉट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 8 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 9 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 9 नंबर का। लिखा है 9 नंबर ये लिखा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसे दोस्तों इंपॉर्टेंट है यार, आज की पूरी वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, बात खत्म। क्या लिखा है? कैसे याद करना है? जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित, इसे क्या बोलते हैं? E0। इसे क्या बोलते हैं? E। तो E नहीं लिखना, E0 से प्रदर्शित करते हैं।
और सूत्र क्या होता है इसका, आपसे मानक इलेक्ट्रोड विभव का सूत्र पूछ लिए तो आप ये बताना है कि E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे NF log 10 1/m प्लस इतना कर देना है। यही आपका सूत्र है। मेरा कहना समझ गए। मानक इलेक्ट्रोड विभव इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर या 5 नंबर के बीच में पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, समझा करो मेरी बात, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। आप 10वां नंबर आता है रेडॉक्स विभव, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। देखो जो रियलिटी है वही बताएंगे, जो रियलिटी है वही बताएंगे, ना कि 2 नंबर का है उसे हम 5 में बताएंगे। लेकिन हाँ 2 नंबर का प्रश्न आता है, कई बार पूछा चुका है, हाईलाइट में है। तो रेडॉक्स विभव कैसे याद करना है, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य बीच में विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को ही रेडॉक्स विभव कहते हैं। सूत्र क्या होता है, E बराबर E0 प्लस 0.0591 बटे n log 10 OX बटे RED। ये इतना चाहे रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं, इतना ही आयु आता है सूत्र, ठीक। तो E बराबर E0 प्लस 0.0591 बटे n, यही आपका सूत्र रहा। दोस्तों मेरा कहना समझ गए, बस इतना ही करना था, कुछ नहीं। बाकी और इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो डिस्कशन में लिंक लगी हुई है। आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि कल मिलते हैं शाम 6 बजे, कल की अपनी वीडियो होगी तुम्हारे मुताबिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।